नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनावी गर्मी तेज हो गई है और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 300 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की स्क्रूटनी कर ली है। इनमें से 175 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम करीब करीब तय भी कर लिए गए हैं। कल बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी और मेरी जानकारी यह है कि हो सकता है कि कल शाम तक बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों की पहली लिस्ट जारी कर दी जाए। अखिलेश यादव भी कल उन सीटों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकते हैं जिन पर पहले 2 फेज में वोटिंग होनी है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों उम्मीदवारों के नाम तय करने में लगे हैं। क्योंकि अभी टिकटों का ऐलान नहीं हुआ है, इसलिए उत्तर प्रदेश में चुनाव के मौके पर जो हर बार होता है वो एक बार फिर हो रहा है। दिल्ली में जिस समय बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों को फाइनल करने की मीटिंग चल रही थी, उसी वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री द्वारा दारा सिंह के इस्तीफे की खबर आई। कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया था, आज दारा सिंह का इस्तीफा हुआ और इसके बाद समाजवादी पार्टी और उसके साथी दलों की तरफ से दावा किया गया कि यह शुरुआत है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन धमाका होगा और इस दिन बीजेपी के 1.5 दर्जन मंत्री और विधायक इस्तीफा देंगे। इस दावे के फौरन बाद बीजेपी के एक विधायक के इस्तीफे की खबर और आई, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला इस्तीफे की कॉपी फर्जी थी। आज यह भी खबर आई कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। आज मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 36 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश की सियासत में जो उबाल आया उसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना है। दल बदल के साथ कैसे कैसे सियासी खेल खेले जा रहे हैं। यूपी सरकार के जिन मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, उनके जाने से बीजेपी और समाजवादी पार्टी की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा, और जो लोग कांग्रेस और समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए हैं उससे बीजेपी को कितना फायदा होगा। तो शुरुआत करते हैं दारा सिंह के इस्तीफे से। उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट मिनिस्टर दारा सिंह का इस्तीफा आज आया, लेकिन इसकी चर्चा 2 दिन से थी। बीजेपी के नेताओं को आशंका पहले से थी, उनको समझाने मनाने की कोशिश भी हुई, लेकिन दारा सिंह अखिलेश यादव के साथ मिलकर पहले ही फोटो खिंचवा चुके थे। इस्तीफा उन्होंने पहले ही लिख लिया था, इसलिए समझाने बुझाने का कोई असर नहीं हुआ। दारा सिंह ने योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की कॉपी मीडिया को जारी कर दी और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दारा सिंह यूपी में पिछड़े वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी पिछड़े वर्ग के प्रभावशाली नेता हैं। 2 दिन में इन 2 मंत्रियों को बीजेपी के पाले से अपने पाले में खींचकर समाजवादी पार्टी के नेता जोश में हैं। कल जो बातें स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही थी, आज हूबहू वही बातें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद दारा सिंह ने कही। दारा सिंह ने कहा, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दलितों, पिछड़ों, किसानों, नौजवानों और गरीबों के साथ बड़ा न्याय किया है। 5 साल तक सब देखा समझा, अब मौका आया तो मंत्री पद छोड़ रहा हूं। अब उनसे पूछा गया कि 5 साल तक आप मंत्री बने रहे, अब चुनाव से पहले जुल्म और ज्यादती की बात कर रहे हैं, इस पर कौन यकीन करेगा। तो दारा सिंह ने कहा वो जानते थे ये सवाल होगा, इसलिए क्लियर कर रहे हैं कि दलितों और पिछड़ों के नाम पर सरकार में सिर्फ कुछ लोगों ने मलाई काटी, उनकी बात तो सुनी ही नहीं गई। उनके जैसे कमजोर वर्ग के लोग तो वहीं के वहीं रह गए। सुनिए क्या कहा दारा सिंह ने। सवाल आप लोग भी खड़ा करेंगे, लोग करेंगे कि 5 साल आपने इस्तीफा नहीं दिया, कुछ नहीं किया, आप लोग मलाई खाते रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, 5 साल तक जिस पिछड़े, जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे, लोग मलाई खाते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनको इंसाफ, न्याय, सम्मान नहीं मिला। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। मैं भी पूरे प्रदेश में जिस हमारे समाज के लोगों ने जितना सम्मान देके, ताकत देके मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है, पूरे प्रदेश में अपने समाज के लोगों से चर्चा पर्चा करने के बाद फिर मैं निर्णय लूँगा कि मुझे कहाँ जाना। जैसा समाज कहेगा मैं वैसा निर्णय लूँगा, साफ साफ कहना चाहता हूँ। अब दारा सिंह वही बात कह रहे हैं जो आमतौर पर पार्टी छोड़कर जाने वाला हर नेता कहता है। लेकिन एक सवाल तो मन में सबके उठता है, 5 साल तक कोई नेता सरकार में मंत्री रहे, सरकार का गुणगान करता रहे, और जब चुनाव का ऐलान हो जाए तो यह कहकर पार्टी छोड़ दे कि सरकार ने पिछड़ों, दलितों, किसानों, किसी के लिए कुछ नहीं किया।
इसलिए भारी मन से इस्तीफा दे रहे हैं। ये सुनकर थोड़ा अजीब भी लगता है। हालांकि दारा सिंह कितना सच बोल रहे हैं वही जानते होंगे, लेकिन उन्होंने आज एक सफेद झूठ बोला। दारा सिंह ने कहा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं की है। किस पार्टी में जाएंगे इसका फैसला बाद में करेंगे, अपने सपोर्टर से बात करने के बाद बताएंगे। ये बात पूरी तरह से झूठ थी, क्योंकि जैसे ही दारा सिंह ने इस्तीफे का ऐलान किया उसके कुछ ही मिनट बाद अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में दारा सिंह का स्वागत करते हुए उनके साथ अपनी तस्वीर ट्विटर पर डाल दी। अखिलेश के ट्वीट में लिखा था, सामाजिक न्याय के संघर्ष के सेनानी दारा सिंह चौहान जी का समाजवादी पार्टी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल एकजुट होकर समता समानता के आंदोलन को चरम पर ले जाएंगे, भेदभाव मिटाएंगे, यह हमारा संकल्प है। और इसी के साथ अखिलेश ने आज एक नया नारा भी दे दिया, सबको सम्मान सबको स्थान। अखिलेश के ट्वीट का मतलब यह था कि दारा सिंह ने पहले अखिलेश से मुलाकात की, सब कुछ तय हो जाने के बाद उन्होंने योगी की सरकार से इस्तीफा दिया। हालांकि सही है कि दारा सिंह पिछड़े वर्ग के पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं, नूनिया जाति से ताल्लुक रखते हैं। सियासी सफर की शुरुआत उन्होंने बीएसपी से की थी। मायावती की बीएसपी ने उन्हें एमएलसी बनाया, 2 बार राज्यसभा का एमपी बनाया, लेकिन उसके बाद वो मौका देखकर समाजवादी पार्टी में चले गए। घोसी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़े और जीते, लेकिन 2014 में जब वो चुनाव हार गए तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। मऊ जिले की मधुबन सीट से विधायक चुने गए, बीजेपी के ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष बने, योगी सरकार में मंत्री बने, लेकिन चुनाव से पहले उन्होंने एक बार फिर पाला बदल लिया। अब वो कहीं कुछ भी, लेकिन हकीकत यह है कि दारा सिंह ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। हालांकि हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने दारा सिंह से एक बार फिर पूछा, अगर सरकार पिछड़ों और दलितों के खिलाफ काम कर रही थी तो आप 5 साल तक इंतजार क्यों करते रहे, पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया? इस पर दारा सिंह की सफाई सुनिए। सरकार बनने के बाद सारे निर्णय एक दिन में नहीं होते हैं, मैंने स्टेप बाय स्टेप निर्णय होते रहते हैं, और जब भी निर्णय कहीं अलग रहा उस बात को हम लोग बताते रहे, चेताते रहे हैं। तो जब ये हुआ कि आज मेरी बात सुन ली जाएगी, कल मेरी बात सुन ली जाएगी, जब पूरी तरीके से समय बीतता गया, जब निर्णय मेरी बात नहीं सुनी गई, तब जाके निर्णय मुझे लेना पड़ा। किससे आपने अपनी बात कही थी, जो आपकी शिकायतें हैं, जो तकलीफ? देखिए, नाम क्या लूं, मेरे प्रदेश से लेकर के देश के सभी लोगों से मैंने अपनी बात को कहता रहा। इन सारे पिछड़े समाज की, दलित समाज की, गरीबों, नौजवानों, किसानों की बात कहता रहा। जब निर्णय नहीं मिला तब निर्णय लेना। अब सोचिए दारा सिंह कितनी धीरज वाले नेता हैं। 5 साल तक बीजेपी के नेताओं के सामने अपनी बात कहते रहे, अपना दर्द बयां करते रहे, 5 साल तक दवा का इंतजार किया। अब उम्मीद खत्म हो गई, अब तो आचार संहिता लग गई, कुछ हो नहीं सकता, इसलिए इस्तीफा दे दिया। सुनकर किसी को भी हंसी आएगी, लेकिन अब जो भी नेता पार्टी छोड़ेंगे वो इसी तरह की बातें कहेंगे, हूबहू यही तर्क देंगे। हालांकि बड़ी बात यह कि बीजेपी की तरफ से पार्टी छोड़ने वाले नेताओं के खिलाफ कोई बात नहीं कही जा रही। इन नेताओं से अपने फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की गई है। दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने उनसे अपने फैसले पर फिर से सोचने को कहा। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्विटर पर लिखा, परिवार का कोई सदस्य भटक जाए तो दुख होता है। जाने वाले आदरणीय महानुभावों को मैं बस यही आग्रह करूंगा कि डूबती हुई नाव पर सवार होने से नुकसान उनका ही होगा। बड़े भाई श्री दारा सिंह जी, आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करिए। उत्तर प्रदेश बीजेपी की बड़ी नेता रीटा बहुगुणा जोशी ने भी यही कहा कि जो नेता जल्दबाजी में गलत फैसले ले रहे हैं उन्हें समझाने की और मनाने की कोशिश की जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये योजना बनाई है लोगों ने, और जो लोग कैबिनेट में मंत्री रहे 5 वर्ष और जिन्होंने लगातार सरकार की योजनाओं में भाग लिया और जिन्होंने खुद मंचों पे दावा किया कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आज एकदम से क्यों नाराज हुए? ये तो देखिए मेरे पर है, क्योंकि मैं तो सांसद बन के दिल्ली चली गई, यूपी की इस विधानसभा की राजनीति में नहीं हूँ, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे नेतागण इस पे चर्चा कर रहे होंगे, क्योंकि भाजपा एक बड़ा परिवार है। और आपको सोचिए, फुल मेजॉरिटी आने के बाद भी अगर मोदी जी ने अपने घटकों को, एनडीए के घटकों को बना कर रखा, मिला के रखा, उसी तरह से हर एक नेता हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
तो इसीलिए उनसे वार्ता चल रही है। अगर कोई बहुत ही गंभीर बात मुझे तो नज़र नहीं आती, पर अब चुनाव है, लोग अपना मन बना रहे हैं, तो इसमें मैं क्या टिप्पणी करूं। पार्टी में कोशिश होगी कि इन सभी नाराज विधायकों को और मंत्रियों को मनाकर वापस लाया जाए। चर्चा हो रही है और कुछ वरिष्ठ नेतागण बात कर रहे हैं। बीजेपी के सीनियर नेता और योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने भी इस्तीफा देने वालों से कहा, यह रवैया ठीक नहीं है, जनता सब जानती है। सुरेश खन्ना ने कहा, जिन लोगों को पार्टी ने सब कुछ दिया, अगर वो बदले में धोखा दे रहे हैं तो जनता माफ नहीं करेगी। इन लोगों ने जल्दबाजी में ये फैसला किया है और हम तो कल भी मैंने कहा था कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ये इनको हर तरीके से सम्मान मिला, हर तरीके का इनका कद बढ़ाया गया, पद बढ़ाया गया, इनके परिवार को भी साधा गया, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने पार्टी छोड़ी है। ऐसे मौके पर निश्चित रूप से ऐसे लोग लोकतंत्र को मजबूत नहीं करते, ये नुकसान पहुंचाते। अब केशव प्रसाद मौर्य, रीटा बहुगुणा जोशी या सुरेश खन्ना कुछ भी कहें, कुछ भी नसीहत दें, लेकिन दारा सिंह और स्वामी प्रसाद मौर्य मुझे लगता है फैसला कर चुके हैं, अब कदम वापस नहीं खींच पाएंगे। दारा सिंह और स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी में जाना तय है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने कह भी दिया कि वो 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। उनके साथ कई नेता बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाएंगे और 14 तारीख को बीजेपी को बड़ा झटका देंगे। राजनीति में लिया गया कोई फैसला जी और कमान से निकला हुआ कोई तीर वापस नहीं होता है, और मनाने वाले लोग समय पर सजग सावधान रहते, समस्याओं को दूर करते, तो शायद आज इतना बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को नहीं लगता। कब ज्वाइन कर रहे हैं सर समाजवादी पार्टी? 14 जनवरी को। कितने लोग, मंत्री, विधायक, नेता कितने रहेंगे सर? आप उस दिन देखेंगे, जो भी ज्वाइन करेगा उसके चेहरे आपके सामने आएंगे। जैसा कि मैंने कल भी कहा, 2 दिन तक हम संवाद में रहेंगे। आपके हाथ में है ना सर, मतलब लोग छिटकेंगे तो नहीं, जो आपसे वादा किए आप साथ जाएंगे? हमने आपको पहले भी कहा, मैं न पहले कभी किसी से बात करता हूं, न आज कर रहा हूं, जो आएगा स्वागत। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आज ही अदालत से उनकी पेशी का फरमान आ गया। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। सुल्तानपुर की कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य को 24 जनवरी तक पेश होने का आदेश दिया है। असल में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में 2014 का एक केस पेंडिंग है। उनके खिलाफ देवी देवताओं पर आपत्तिजनक बयानबाजी का इल्जाम था। इस मामले में जब स्वामी प्रसाद मौर्य अदालत में पेश नहीं हुए तो अदालत ने वारंट जारी कर दिया। हालांकि ये बताना भी जरूरी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट कोई नया नहीं है। वारंट पहले से जारी था, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2016 से हाई कोर्ट से स्टे ले रखा था। इस मुद्दे पर आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहकर मामले को हल्का करने की कोशिश की कि वो कानूनी तरीके से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। इसके बाद मौर्य अपनी पुरानी बातों पर आ गए, कहने लगे पिछड़े और दलित नेता बीजेपी इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि बीजेपी रिजर्वेशन को, आरक्षण को खत्म करना चाहती है। भाजपा सरकार ने जिस तरीके से लगातार दलितों, पिछड़ों के आरक्षण के साथ मजाक किया, आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया, आरक्षित जगहों पर सामान्य वर्ग के लोगों को भरने का पाप किया, और यहां तक कि एक और तो कहते हैं बाबा साहब और के भारतीय संविधान के हम सम्मान करेंगे, दूसरी तरफ आरक्षण व्यवस्था को बिल्कुल जड़ से खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। जहां पर आरक्षण से लोग चयनित होते हैं, ऐसे सरकारी प्रतिष्ठान के साथ साथ अर्ध सरकारी और साथ ही सरकार द्वारा अनुदानित, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त, सरकार द्वारा पोषित जितनी भी संस्थाएं हैं, सभी में आरक्षण के माध्यम से भर्तियां होती हैं, और इन सभी संस्थानों को बारी बारी से ये निजी क्षेत्रों में दे रहे हैं। और निजी क्षेत्रों में जाने का मतलब
आरक्षित वर्ग के लोगों का आरक्षण का सुपड़ा साफ। अब ये बड़ी हैरानी की बात है कि जिस सरकार में स्वामी प्रसाद मौर्य कैबिनेट मिनिस्टर थे, दारा सिंह कैबिनेट मिनिस्टर थे, कैबिनेट की हर मीटिंग में वो मौजूद रहते थे, वो सरकार 5 साल तक पिछड़ों और दलितों का कोटा खत्म करती रही, दलितों और पिछड़ों के साथ जुल्म करती रही, अन्याय करती रही, और स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चुपचाप देखते रहे, मंत्री बने रहे, 5 साल तक सहन करते रहे। हालांकि ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि इस तरह के धैर्यवान नेताओं की लिस्ट लंबी है। राजभर कह रहे हैं कि बीजेपी के कम से कम 1.5 दर्जन नेता ऐसे हैं जो 5 साल से बर्दाश्त कर रहे थे, 5 साल तक चुप रहे, अब नहीं रहेंगे, अब बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। सबके कागज पत्तर तैयार हैं, बस ऐलान बाकी है। 1.5 दर्जन मंत्री, सब कागज पत्तर तैयार हो गया है। अब 14 तारीख को कुछ देख लीजिएगा, कुछ 20 तारीख को देख लीजिएगा। ये आश्चर्य होगा कि हो क्या गया भारतीय जनता पार्टी में। अभी कुछ टाइम के बाद आपको और पता लगेगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में कई मिनिस्टर बोलेंगे। अब सुनिएगा, अब हम नाम नहीं बताएंगे। 1.5 दर्जन में कुछ दर्जन कुछ तो नाम बता दीजिए। नहीं, हम एकदम आपके टीवी स्क्रीन पर जब आएगा तब नाम हम बताएंगे। 1.5 दर्जन 20 तारीख तक आ जाएगी। हाँ, एकदम बेशक आपको मिल जाएगा। मैं कम से कम एक लिहाज से ओम प्रकाश राजभर को दारा सिंह और स्वामी प्रसाद मौर्य से बेहतर मानता हूं। वो भी 2017 में बीजेपी के साथ आए थे, योगी की सरकार में वो भी मंत्री बने थे, लेकिन उन्होंने सरकार बनने के करीब 2 साल बाद इस्तीफा दे दिया था। उस वक्त उन्होंने कहा था बीजेपी ने उनसे जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, और उस वक्त उनकी बात ठीक थी। लेकिन जो लोग 5 साल तक सरकार में मंत्री बने रहे और अब चुनाव से ठीक पहले यह कहकर पार्टी छोड़ने की बड़ी नाइंसाफी हो रही थी, इसलिए पार्टी छोड़ रहे हैं, इसलिए मंत्री पद छोड़ रहे हैं, तो यह बात ज्यादातर लोगों के गले से उतरने वाली नहीं है। ओम प्रकाश राजभर की बात भी ठीक लगती है कि एक एक करके इस्तीफे होंगे, कागज पत्तर तैयार है। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की जो चिट्ठी आई थी, आज दारा सिंह के इस्तीफे की चिट्ठी का जो मजमून है वो एक जैसा ही है। शब्द और भाषा भी एक है, बस नाम अलग है, मंत्रालय के नाम बदले गए हैं। ऐसा लगता है कि पहले से तैयार कागज पत्तर का ही हिस्सा है। और हैरानी की बात है कि सियासी माहौल में घालमेल भी खूब हो रहा है। आज शाम को एक और खबर फैली कि बीजेपी के एक और एमएलए ने इस्तीफा दे दिया है, विधायक ने पार्टी छोड़ दी है। अब चूंकि माहौल ऐसा है इसलिए खबर पर लोगों ने यकीन भी कर लिया। भदोही से बीजेपी के विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी के इस्तीफे की चिट्ठी आ गई, लेकिन जब क्रॉस चेक किया तो बात गलत निकली। पता चला कि बीजेपी विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी को खुद अपने इस्तीफे की खबर नहीं थी। रविन्द्रनाथ त्रिपाठी के इस्तीफे के नाम से जो फर्जी चिट्ठी सोशल मीडिया में वायरल की गई, उसका कंटेंट बिल्कुल वैसा ही था जैसा दारा सिंह और स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे का है। इसमें भी लिखा था कि बीजेपी ने पिछड़ों, दलितों, गरीबों, शोषितों के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए पार्टी छोड़ रहा हूं। मन में सवाल आया कि अगर ब्राह्मण विधायक भी इन मुद्दों पर बीजेपी छोड़ सकता है तो माहौल में तो गड़बड़ है। इसलिए मैंने इसको क्रॉस चेक करवाया तो अपने इस्तीफे की चिट्ठी देखकर खुद एमएलए साहब चौंक गए। रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने कहा कि वो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं और पार्टी छोड़ने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। त्रिपाठी ने कहा कि उनके लेटर का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है, इसे लेकर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। किसी बड़े नेताओं के हाथ के द्वारा ये साजिश के तहत हमारा लेटर पैड वायरल किया गया है, जो न तो हमारे द्वारा लिखा गया है, और इसमें मैं मांग भी कर रहा हूं, अभी मैं एफआईआर दर्ज कराने जा रहा हूं कि ये किसके आईडी से ये लगा हुआ है, उस आईडी जो ये व्यक्ति लगाया है उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी होनी चाहिए। और ये पूरी तरह से असत्य है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता जो 1991 से दरी बिछाने से लेकर के टाट बिछाने से लेकर के केवल एकमात्र भारतीय जनता पार्टी जिसके जेहन में है, वहाँ पे दूसरी कोई बात हो ही नहीं सकती। केवल भ्रामक स्थितियाँ समाज में पैदा करने का काम किया जा रहा है। अच्छी बात है कि रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने तुरंत बात क्लियर कर दी, पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी। अब पुलिस पता लगाएगी ये शरारत किसने की थी।
किसने रविंद्र त्रिपाठी की लेटर हेड पर इस्तीफे की फर्जी चिट्ठी फैलाई? चुनाव से पहले जब टिकट फाइनल हो रहे हो, उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा फाइनल राउंड में हो, उस वक्त अगर किसी सिटिंग एमएलए के खिलाफ पार्टी छोड़ने की खबर फैला दी जाए और वो भी झूठी, तो उसका क्या हाल होगा? ये रविंद्र त्रिपाठी के हाव भाव देखकर आपको समझ में आ गया होगा। उन्होंने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य से उनकी 2 मिनट की मुलाकात विधानसभा के सेशन के दौरान हुई थी। सिर्फ दुआ सलाम हुआ था। स्वामी प्रसाद मौर्य से बातचीत या मीटिंग तो कभी हुई नहीं। आखिरी बार बैठकर बात भी 7-8 महीने पहले हुई थी। इसके बाद भी किसने बीजेपी छोड़ने की खबर फैला दी, समझ से बाहर है। लेकिन जिसने भी ये किया, सोच समझकर साजिशन किया, इसलिए उसका पता लगाना चाहिए। मुझसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी से हमारा 18 तारीख को सदन था, तो सदन में वहाँ लॉबी में ही सदन में 1-2 मिनट का मैंने प्रणाम आशीर्वाद केवल हुआ था। मैं समझता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी से मेरी अभी लगभग कोरोना पीरियड को अगर हम ले लें तो सदन को निकाल दें तो कभी भी कोई वार्ता हमारी नहीं हुई है। न तो कभी उनके पास बैठकर के मेरी कोई वार्ता हुई, न कभी कोई वार्ता हुई है। और मैं निश्चित रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य जी से इधर मैं समझता हूं कि मुझे 7-8 महीने से कोई वार्ता नहीं हुई है। इसी तरह से योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आगरा कैंट से विधायक और योगी सरकार में राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश इस फोटो में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब चूंकि जो भी नेता बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करता है, अखिलेश यादव अपने साथ उसकी तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट कर देते हैं। इसलिए अखिलेश यादव के साथ जीएस धर्मेश की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करने से यह अफवाह फैल गई कि बीजेपी के एक और मंत्री ने पार्टी छोड़ी। जीएस धर्मेश के सपोर्टर्स ने तस्वीर देखी, हकीकत के बारे में पूछा तो जीएस धर्मेश के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत सफाई दी। उन्होंने सामने आकर कहा कि पहले क्लैरिफिकेशन दिया कि उनकी तस्वीर फोटोशॉप का नतीजा है, वो बीजेपी के सिपाही हैं, बीजेपी में ही रहेंगे। इसके बाद धर्मेश ने पुलिस में शिकायत की। इस तरह की झूठी खबर फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन की मांग की। तुषार कुशवाहा नाम के किसी व्यक्ति ने मेरा फोटो एडिट करके, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव, उनके साथ से फोटो एडिट करके फोटो वायरल कर दिया है। ये देख करके मुझे बड़ा अचंभा हुआ और मुझे लगा कि जिस व्यक्ति से कभी मिला नहीं उसका फोटो मेरे साथ डाल करके कैसे वायरल किया है। मैं इसका पूरी तरह से खंडन करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ सिपाही हूं। पहली बार मैं विधायक बना और मुझे मंत्री बनाया उत्तर प्रदेश सरकार में। जिस व्यक्ति ने ये ऐसा किया है, मेरी राजनीतिक छवि को एक खराब करने का षड्यंत्र उसने रचा है, घिनौना षड्यंत्र रचा है। मैंने पुलिस में इसकी शिकायत की है। चूंकि इस समय चुनाव की टिकटें डिसाइड हो रही हैं, तो टिकट लेने वालों से ज्यादा टिकट कटवाने वाले एक्टिव हैं और वो इस तरह की खबरें जरूर फैलाएंगे। कुछ खबरें सही होंगी, कुछ गलत होंगी, कुछ अफवाहें होंगी, कुछ विरोधियों की साजिश का हिस्सा होंगी। इसलिए कम से कम सोशल मीडिया की खबरों पर तब तक यकीन मत कीजिएगा जब तक आप इन्हें क्रॉस चेक न कर लें। क्योंकि टिकट फाइनल हो रहे हैं, इसलिए आवाजाही का सिलसिला भी जारी रहेगा। जब उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट आएगी तो ये सिलसिला और तेज होगा। जिसे टिकट नहीं मिलेगा वो छोड़कर भागेगा, और ये सारी पार्टियों में होगा। अगर बीजेपी से 2 मंत्रियों ने समाजवादी पार्टी में जाने का फैसला किया, तो आज समाजवादी पार्टी के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस के नेताओं को जहां जहां जगह मिल रही है, जहां से टिकट मिलने का आश्वासन मिल रहा है, वो भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। जिन नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की, उनमें 2 मौजूदा विधायक और 1 पूर्व विधायक हैं। सहारनपुर की बेहट सीट से कांग्रेस के सिटिंग एमएलए नरेश सैनी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इनके साथ ही सिरसागंज से समाजवादी पार्टी के विधायक हरिओम यादव ने भी बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया। समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता पूर्व विधायक धर्मपाल ने भी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी की मेंबरशिप ले ली। आज समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी की मेंबरशिप लेने वाले हरिओम यादव मुलायम सिंह यादव के करीबी रिश्तेदार हैं, परिवार के सदस्य हैं,
लेकिन उन्होंने भी समाजवादी पार्टी छोड़ दी। हरिओम यादव सिरसागंज से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, फिरोजाबाद जिले के हैं, तेज प्रताप यादव के नाना हैं। आज हरिओम यादव ने कहा अब फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। समाजवादी पार्टी जो सिद्धांत थे, नेताजी की जो नीतियां से, उससे भटक गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमें सम्मान दिया, बुलाया, आज हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि आपको पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पहले ही समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। अब समाजवादी पार्टी कुछ भी कहे, हमने समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जेल भी गए, आंदोलन किए, मुकदमे लिखवाए, बहुत काम किया समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव के नेतृत्व में कुछ आपको दिक्कत नजर आती है, कमी नजर आती है? अब पता लग जाएगा समाजवादी पार्टी को। फरियाबाद में एक सीट नहीं निकलेगी समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी का क्या माहौल रहेगा इस बार चुनाव में, क्या नतीजे क्या रहेंगे आपके हिसाब से? देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में बनेगी। हरिओम यादव के अलावा कांग्रेस के विधायक नरेश सैनी ने भी बीजेपी ज्वाइन की। नरेश सैनी सहारनपुर जिले के हैं, मुस्लिम बहु इलाका है। इसके बाद भी नरेश सैनी ने पिछले चुनाव में जीत दर्ज की थी। उनका इस इलाके में काफी प्रभाव है। आज नरेश सैनी ने कहा कि कांग्रेस के नेता ट्विटर पर दिखते हैं, उन्हें जमीनी हकीकत का अंदाजा नहीं है। जमीन पर जनता के बीच योगी का असर दिखाई दे रहा है, इसलिए उन्होंने बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया। प्रदेश में जो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने काम किए, हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने काम किए, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर मैंने आज भाजपा को ज्वाइन किया। लेकिन राहुल और प्रियंका गांधी की लीडरशिप में क्या दिक्कत है? क्या काम नहीं कर पा रहे हैं ये लोग? वो जनता के बीच में ही नहीं है, इसलिए वो कांग्रेस कमजोर हो रही है। प्रियंका गांधी जनता के बीच में दिख रही तो कैंपेन चला रही है कि लड़की हो लड़ सकती हूँ, वो सभाएं कर रही हैं, वर्चुअल रैलीज कर रही हैं। वो तो केवल कागजों में ही है ना सब कुछ। जब इतना संघर्ष कर रही है तो कहीं प्रैक्टिकल में तो दिखे। जनता उनसे कट रही है, जनता ने जो परिणाम दे रहे हैं उन्हें देख रहे हैं, तो इसलिए मैं नहीं कहता कि कहीं उनकी नीतियों में मजबूती हो। इस बार आपने देखा होगा बीजेपी दूसरे दलों से गिने चुने नेताओं को ही अपने साथ ले रही है, क्योंकि उसे अपने दम पर चुनाव जीतने का भरोसा है। लेकिन जो लोग चुनाव के ऐन मौके पर बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं, उनके बारे में 2-3 बातें समझना जरूरी है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने दूसरी पार्टियों से आए नेताओं पर काफी भरोसा किया था। बीजेपी ने बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को ज्वाइन करवाया था जिनके पास अपनी बिरादरी के वोट थे। ऐसे करीब 100 नेता दूसरी पार्टियां छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इनमें से ज्यादातर बीएसपी से आए थे और कई समाजवादी पार्टी में रह चुके थे। ऐसी बिरादरियों के सपोर्ट की वजह से बीजेपी को 3/4 बहुमत मिला था। लेकिन इस बार बीजेपी को अपने दम पर चुनाव जीतने का पूरा भरोसा है। पार्टी को लगता है कि लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर और योगी के काम पर वोट देंगे। इसलिए इस बार कई पाला बदलने वालों का टिकट काटा जा रहा है। इन नेताओं को पता चल गया उनका टिकट कटेगा और इस बार बीजेपी उनके प्रेशर में उनके परिवार वालों को भी टिकट नहीं देगी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव शुरू से ही छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ने में लगे हैं। पाला बदलने वालों को टिकट का भरोसा दे रहे हैं। इसलिए जब तक टिकट फाइनल नहीं हो जाते तब तक ये आना जाना लगा रहेगा। कांग्रेस को इसमें काफी नुकसान हो रहा है। कांग्रेस को पिछले इलेक्शन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 सीटें मिली थी। सहारनपुर जिले की 2 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे। आज दोनों विधायक कांग्रेस को छोड़ गए। नरेश सैनी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, जबकि सहारनपुर देहात सीट से कांग्रेस के दूसरे विधायक मसूद अख्तर ने समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होने का फैसला किया। मसूद अख्तर और कांग्रेस के पूर्व विधायक इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। मसूद ने तो पहले ही समाजवादी पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया था, लेकिन आज जब इमरान मसूद लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले तो उनके साथ कांग्रेस के एमएलए मसूद अख्तर भी थे। अखिलेश जी ने पार्टी के अंदर हमें शामिल कर करके पहला चुनाव पश्चिम में है, क्या तैयारी है? पूरी तैयारी है। पश्चिम के अंदर 111 सीटों में से 88 सीटें भाजपा जीती थी। इस बार 111 में से 10 सीटें भाजपा नहीं जीतेगी। आपका टिकट हो गई बातचीत फाइनल? नहीं, मैं टिकट मांगने आया ही नहीं था। टिकट का कोई मतलब ही नहीं, मैं टिकट मांगने नहीं आया। मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली, पार्टी में आ गए। मसूद अख्तर साहब ने भी ज्वाइन कर ली? ये बैठे हुए हैं मसूद अख्तर साहब, हो गई ज्वाइन जी। देखिए अखिलेश जी का धन्यवाद, अखिलेश जी ने हमें पार्टी के अंदर शामिल किया, उनका धन्यवाद।
जितने भी लोग चुनाव लड़ने के लिए टिकट लेने के लिए पार्टी बदलते हैं, सब कहते हैं मैं टिकट लेने के लिए नहीं आया। वैसे इमरान मसूद और मसूद अख्तर का सहारनपुर जिले में अच्छा असर है। सहारनपुर में मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 42% है। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी की लहर चली थी, उस वक्त भी कांग्रेस ने सहारनपुर की 2 विधानसभा सीटें जीत ली थी। इसलिए इन दोनों नेताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी को सहारनपुर में मजबूती मिलेगी। क्योंकि अभी तमाम नेता समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए अखिलेश जोश में है। आज अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी ने तोड़ने की, बांटने की, नफरत फैलाने की राजनीति की। इससे जो लोग अपमानित महसूस कर रहे थे, समाजवादी पार्टी उनको जोड़ने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता नेगेटिव पॉलिटिक्स से थक गई है। उत्तर प्रदेश की जनता लगातार जिस तरीके से भेदभाव की राजनीति हो रही थी, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से नफरत की राजनीति हुई है, शोषण की राजनीति हुई है, लोग अपमानित हुए हैं। इस सब बदलाव के लिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए और समाजवादी पार्टी की कोशिश है लोगों को साथ लाने का काम कर रहे हैं, लोगों को मिलाने का काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी में जब पिछली बार स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है उनके साथ और साथी भी आए हैं। समाजवादी पार्टी की जो आने वाले समय में लड़ाई है उसको और आसान किया। आज दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं। तो मुझे खुशी है इस बात की कि पूरा उत्तर प्रदेश एक खुशहाली की पॉलिटिक्स करना चाहता है। लगातार जो पार्टी में आ सकते हैं उनको लाने का काम, उनको जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। आने वाले समय में बदलाव होगा और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर समाजवादी सरकार बन करके आएगी। इसके बाद अखिलेश यादव ने 80% और 20% की बात की। कहा कि 80% लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, आज 80% वोट समाजवादी पार्टी और गठबंधन जितने सहयोगी दल उनके साथ है और 20% जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। अगर 80% समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों के साथ जनता है और 20% अगर जनता खिलाफ है, तो भारतीय जनता पार्टी का साफ होना उत्तर प्रदेश से निश्चित है। 80% जनता समाजवादी पार्टी के साथ है और 20% लोग बीजेपी से नाराज हैं। अखिलेश ने बोलने में कोई गड़बड़ी नहीं की है। उन्होंने जो कहा वो सोच समझ कर कहा है। अखिलेश यादव ऐसा इसलिए कह रहे हैं, जानबूझकर कह रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यूपी में लड़ाई 80 और 20% के बीच है। इसका मतलब यह निकाला गया कि चुनाव 80% यानी हिंदू और 20% यानी मुसलमानों के बीच है। अखिलेश ने इसी बात को इशारों में कहा। वो कह रहे थे 80% जनता भी उनके साथ है और 20% मुसलमान भी बीजेपी से नाराज हैं। मतलब बीजेपी के साथ कोई नहीं है। इस हिसाब से तो अखिलेश को बिल्कुल टेंशन फ्री होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। इस वक्त अखिलेश की टेंशन काफ़ी बढ़ी हुई है, क्योंकि उन्होंने छोटी छोटी पार्टियों को इकट्ठा तो कर लिया है, गठबंधन तो बना लिया है, बीजेपी के विधायकों को भी समाजवादी पार्टी में शामिल करवा रहे हैं, लेकिन सीटें तो सिर्फ 403 हैं। इन्हीं में सबको एडजस्ट करना है, सबको संतुष्ट करना है और समाजवादी पार्टी के लिए इतनी सीटें बचाकर रखनी है कि पार्टी के अपने लोग नाराज ना हो जाएं, और यह मुश्किल काम है। इसीलिए आज अखिलेश ने आज दिन भर अपने सहयोगी दलों के साथ बैठकर सीटों के बंटवारे पर चर्चा की। आज की मीटिंग में प्रगतिशाली समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव, जो अखिलेश के चाचा हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, महान दल के नेता केशव देव मौर्य, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान, अपना दल की अध्यक्ष कृष्णा पटेल और आरएलडी के यूपी अध्यक्ष मसूद अहमद भी शामिल हुए। मीटिंग के बाद दावा तो यह किया गया कि सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है, लेकिन ऐलान बाद में होगा। सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम एक साथ नहीं आएंगे। जिन सीटों पर पहले और दूसरे फेज में वोटिंग होनी है, उनके लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कल शाम तक हो सकता है। हमारे मोर्चे के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सब लोग मिलकर के ये तय किए हैं कि चरणबद्ध तरीके से सूची जारी होगी और 403 सीटों पर हमारा मोर्चा चुनाव लड़ेगा और माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग यहाँ से प्रण लेके जा रहे हैं और हम लोग गांव की ओर चल करके और गांव को समझाने का प्रयास करेंगे। सुहेलदेव पार्टी कितनी सीट पे लड़ेगी सर? ये आपको हम बताएंगे जब हमारे चरण का चुनाव होगा तब। नहीं, पहला दूसरा तो आपका है नहीं, यानी आपको सीट नहीं मिल रही उस चरण में, दोनों चरण में।
हम नहीं लड़ेंगे उधर। पहले दूसरे में नहीं लड़ना है तो आरएलडी को लड़ रहे हैं, आरएलडी को कितनी मिल रही है? अभी कोई सूचना नहीं है, सही बात यह है। अभी लोगों से बात हो गई है, बातचीत का जो रिजल्ट आएगा आप लोगों के सामने देखेंगे। माने इस गठबंधन में आरएलडी को सबसे ज्यादा सीट दे रहे हैं अखिलेश यादव, ये माने, और आप सबसे ज्यादा मोर्चा 403 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने ओपी राजभर से बात की। राजभर ने बताया कि सीटों को लेकर कोई झगड़ा नहीं है और अखिलेश यादव भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सीट उठ का कोई झगड़ा नहीं है, बल्कि हमने पूछा कई लोगों से कि भाई क्या, तो सब लोगों ने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी जो फैसला कर देंगे, जहां बता देंगे वहां हम लोग लड़ेंगे। आपको कितनी सीट मिल रही है? नहीं, ये तय हुआ है कि चरणबद्ध तरीके से, जैसे पहले और दूसरे चरण की सूची कल जारी होगी, तो वहाँ हम लोगों के जो साथी हैं तो उधर उन लोगों से बातचीत अपना हो गई है, तो उनकी सूची कल जारी हो जाएगी जहाँ जहाँ है। फिर तीसरे चौथे का होगा तो फिर उसमें जो साथी हैं उनको बुला के कर लेंगे, यही चल रहा है। आरएलडी को कितनी सीट मिल रही है? बता तो रहा हूँ कि वो सूची जारी होगी कल कुछ, और फिर जिस चरण में होगा सबका उससे होता रहेगा। आप लोग गठबंधन में कि अखिलेश यादव को चुनाव लड़ना चाहिए, उससे बेहतर नतीजे आएंगे? उनकी पार्टी ने तय कर रखा है कहाँ से। यूपी की सियासत में मजे की बात यह है कि अखिलेश यादव के अलावा एनसीपी और शिवसेना ये भी इस चुनाव में एक्टिव हो गए। एनसीपी के नेता आज अखिलेश यादव से मिले और उन्होंने एनसीपी की रणनीति तय करने की कोशिश की। अखिलेश यादव हालांकि कह रहे हैं कि यूपी की सियासत में शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस जो सब मिलकर सरकार चला रहे हैं उनके साथ वो बात करेंगे। शिवसेना यूपी में 100 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। आज अखिलेश यादव के साथ सहयोगी दलों की मीटिंग में एनसीपी के नेता के शर्मा मौजूद रहे और के शर्मा ने कहा कि प्रफुल्ल पटेल की अखिलेश यादव से गठबंधन की बात पूरी हो चुकी है। अब एनसीपी कितनी सीटों पर लड़ेगी ये 1-2 दिन में पता चल जाएगा। बातचीत हुई है, चल रहा है, बातचीत हो जाएगी। हम एनसीपी लड़ेगी 2 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर। इस समय सवाल सीट का नहीं है, सवाल इस योगी सरकार को हटाने का है। तो आज बातचीत होगी? हाँ, बातचीत होगी, बहुत अच्छी बात। इस सरकार को, जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना ही मेन उद्देश्य है और सब लोगों ने मिलकर के इसको उखाड़ने का संकल्प लिया। कल शिवसेना के नेता संजय राउत भी यूपी जाएंगे। यूपी में शिवसेना की चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी। यूपी में 50 से 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। शिवसेना की भूमिका तो राष्ट्रीय स्तर पर होती है, सिर्फ एक राज्य में चुनाव लड़ने से, नहीं लड़ने से नहीं होती। मैं कल उत्तर प्रदेश जा रहा हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं लोगों से मिल रहा हूं। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि मैं 50, मेरी पार्टी 50 या 100 सीट तक ये चुनाव में उतरेगी। उत्तर प्रदेश कितना इंपॉर्टेंट है इस बात से समझ लिए कि यहां हर कोई दांव आजमाना चाहता है। बीजेपी के खिलाफ जितनी भी पार्टियां हैं, सबकी कोशिश है उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी को घेरा जाए, किसी तरह से योगी को हराया जाए। असदुद्दीन ओवैसी हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, इनका यूपी की सियासत में कोई वजूद नहीं है, लेकिन फिर भी सबका इंटरेस्ट यूपी में है। ओवैसी मुसलमानों को वोट इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। शिवसेना अखिलेश से अलग होकर लड़ेगी, जिससे हिंदुओं के थोड़े बहुत वोट काटे जा सकेंगे। सबके निशाने पर बीजेपी है, बीजेपी को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन बीजेपी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। 2 दिन से दिल्ली में कोर कमेटी की मीटिंग हो रही है और खबर यह है कि कल शाम तक बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ जाएगी। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, बीजेपी ने 300 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की स्क्रूटनी कर ली है और उम्मीद यह है कि कल दिल्ली में होने वाली बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में इनमें से 175 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को हरी झंडी मिल जाएगी। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग के बाद बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आएगी। हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने खबर दी है कि बीजेपी अपने सिटिंग एमएलए के ज्यादा टिकट काटने के मूड में नहीं है, लेकिन पिछले इलेक्शन में बीजेपी जिन 90 सीटों पर हारी थी, उनमें से आधी सीटों पर उम्मीदवार बदल सकती है। पता यह भी लगा कि कुछ मंत्रियों की सीट बदली जा सकती है।
दावा तो यह भी किया जा रहा है कि कल जो लिस्ट आएगी उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम भी होगा और इस बात की संभावना जताई गई है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ें। आज इस मुद्दे पर विचार किया गया। पार्टी नेताओं की राय है कि अयोध्या हिंदुत्व और विकास दोनों का रोल मॉडल है, इसलिए योगी को वहां से चुनाव लड़ना चाहिए। इससे पूरे अवध क्षेत्र में एक स्ट्रांग मैसेज जाएगा। योगी चुनाव लड़ें या नहीं लड़ें तो कहां से लड़ेंगे, बीजेपी के कितने विधायकों को टिकट कटेंगे और किन मंत्रियों की सीट बदली जाएगी, ये सारी बातें कल क्लियर हो जाएंगी। कल यह भी पता लग जाएगा कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे या नहीं। कुल मिलाकर कल का दिन उत्तर प्रदेश की चुनावी सियासत के लिहाज से काफी हैपनिंग होगा। कल यूपी के इलेक्शन की सियासी तस्वीर काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। पंजाब में चुनाव सिर पर है और कांग्रेस की एक मुसीबत खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। एक झगड़ा खत्म होता है तो नया शुरू हो जाता है। आज चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी ने यह कहकर पार्टी को मुश्किल में डाल दिया कि कांग्रेस को पंजाब में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर देना चाहिए। चन्नी ने कहा, कांग्रेस जब जब बिना चीफ मिनिस्टर के चेहरे के चुनाव मैदान में उतरी तो हार गई, इसलिए पार्टी को चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार का नाम घोषित करना चाहिए। चन्नी ने कहा, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि पार्टी उन्हें कैंडिडेट बनाती है या फिर सिद्धू का नाम डिक्लेयर करती है, लेकिन नाम क्लियर होना चाहिए। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜਾਖੜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਜਾਖੜ ਹੋਣ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਓ, ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਐਮ ਬਣਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖਿਆ ਵੈਸੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰਜਵਾੜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਹਨੂਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ फाड़ के दिखा दूंगा या किसी ने मैंने दिखाया होवे। अब चन्नी तो कांग्रेस हाईकमान से कह रहे हैं कि सीएम कैंडिडेट के नाम का ऐलान करो, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू बिल्कुल दूसरी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाने का काम जनता करती है, हाईकमान नहीं। जनता पहले एमएलए को चुनेगी और फिर वही एमएलए मुख्यमंत्री का सिलेक्शन करेंगे। हर बंदा सीएम बनन तुरिया, वो भाई सीएम बनाऊ पंजाब दे लोग। तेनू किने कहता मित्रा कि हाईकमान बनाऊगी सीएम? हु टोल्ड यू? लिसन टू मी। पंजाब दे लोकां ने एमएलए भी 5 साल पहला बनाए सी। एमएलए बन गए या नहीं ये पंजाब दे लोकां ने डिसाइड करना है, और पंजाब दे लोग तां डिसाइड करनगे जे एजेंडा होया, जे पंजाब दी कोई गल उहदे च होई। इस करके डू नॉट हैव अ फॉल्स इंप्लीकेशन इन योर माइंड। पंजाब दे लोकां ने एमएलए बनाने हैं और पंजाब दे लोकां ने ही मुख्यमंत्री बनाना है। कांग्रेस की मुसीबत यह है कि अगर सिद्धू का नाम डिक्लेयर करती है तो चन्नी नाराज हो जाएंगे, और अगर चन्नी के नाम पर चुनाव लड़ा गया तो सिद्धू बगावत कर सकते हैं। इसीलिए कांग्रेस चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं करना चाहती। और मजे की बात है कि सबसे पहले सिद्धू ने ही चीफ मिनिस्टर पद के दावेदार का नाम ऐलान किया जाए ऐसी मांग उठाई थी। लेकिन अब सिद्धू को लगता है कि अगर कांग्रेस जीती तो चुनाव के बाद चीफ मिनिस्टर बनना आसान होगा। पहले नाम डिक्लेयर हो गया तो मुसीबत हो जाएगी, इसलिए वो कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा इसका फैसला हाईकमान नहीं, पंजाब के लोग करेंगे, एमएलएस करेंगे। पंजाब से आज एक और बड़ी खबर यह आई कि किसान कानूनों के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसानों ने आज अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। संयुक्त समाज मोर्चा ने जिन 10 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है उनमें सबसे बड़ा नाम तो बलबीर सिंह राजेवाल का है, जो समराला से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा एडवोकेट प्रेम सिंह बंगू घनौर से, हरजिंदर सिंह टांडा खड्डर साहब से, रवनीत सिंह बराड़ मोहाली से, डॉक्टर सुखमनदीप सिंह ढिल्लों तरन तारण से, राजेश कुमार करतारपुर से, रमनदीप सिंह जैतो से, अजय कुमार फिल्लौर से, बलराज सिंह ठाकुर कादियां से और नवदीप संघा बोगा से चुनाव लड़ेंगे। पहले यह बात हो रही थी कि संयुक्त समाज मोर्चा आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस कर सकता है। अरविंद केजरीवाल ने माना कि किसानों के चुनाव लड़ने से आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा,
केजरीवाल ने कहा था कि बलबीर सिंह राजेवाला उनके पास आए थे, लेकिन उनकी टिकटों की डिमांड को लेकर बात नहीं बन सकी। राजेवाल साहब आए थे मेरे घर, उनसे बातचीत हुई थी। जिस दिन वो आए थे तब तक हम 90 टिकटें अनाउंस कर चुके थे अपनी। उन्होंने कहा कि हमें 60 टिकटें चाहिए, 60। मैंने उनको कहा जी जो जिनको हमने टिकटें दी हैं, मैंने कहा जी 60 तो कुछ भी नहीं है, सारी की सारी 117 आपकी हैं, सारी पार्टी आपकी है। जिन 90 लोगों को हमने टिकटें दी है वो भी किसानों के बच्चे हैं, वो भी अलग थोड़ी है, वो भी आप ही के बच्चे हैं। तो मैंने कहा 27 टिकटें बची है, इन 27 में से आप 10-15 जो भी आपको ठीक लगे वो आप ले लीजिए, लेकिन जिनको हम टिकट दे चुके उनकी टिकटें काटना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। वहाँ पे बात बनी नहीं। इस बात से मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूँ कि संयुक्त किसान समाज मोर्चा अगर अलग से लड़ता है तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी का कुछ ना कुछ तो वोट हटेगा। आज केजरीवाल ने पंजाब में अपनी पार्टी के लिए डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया, लेकिन जैसे ही प्रचार शुरू हुआ उसके थोड़ी देर बाद आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग का नोटिस मिल गया। कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग ने रैलियों और रोड शो पर रोक लगाई हुई है। ऐसे में डोर टू डोर कैंपेन का ही सहारा है। एक साथ 5 लोग प्रचार करने जा सकते हैं, लेकिन जब केजरीवाल और भगवंत मान जैसे बड़े नेता डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हों तो फिर संख्या 5 से ज़्यादा हो ही जाती है। ऐसा ही हुआ खरड़ में, और एसडीएम की तरफ से आम आदमी पार्टी को नोटिस जारी कर दिया गया। इससे पहले केजरीवाल ने कहा कि डोर टू डोर कैंपेन हमेशा से उनकी पार्टी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारे वॉलंटियर्स हैं, और हमारे वॉलंटियर्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ डोर टू डोर है। अभी तो ये कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने डोर टू डोर कहा है, लेकिन हम तो डोर टू डोर करते ही हैं, और अभी तक पूरे पंजाब में हम पता नहीं 4-5 बार ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज से मैंने और भगवंत मान ने भी शुरू कर दिया डोर टू डोर। तो मैं समझता हूं कि हमारे सारे कार्यकर्ता आज पंजाब के 10 गुना एनर्जी के साथ डोर टू डोर करने में निकलेंगे। कोरोना का संकट किसी से छुपा नहीं है। केजरीवाल समेत सभी पार्टियों के नेताओं को इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। केजरीवाल पिछले हफ्ते जब पंजाब से वापस लौटे थे उसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, अभी ठीक हुए हैं, इसलिए केजरीवाल को तो और ज्यादा सावधान रहना चाहिए। देश में आज एक दिन में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 2 लाख के करीब पहुंच गई। पिछले 24 घंटे में 1,94,720 नए कोविड केसेस आए हैं। इनको मिलाकर अब देश में एक्टिव कोविड केसेस 10 लाख के करीब हो गए हैं। पॉजिटिविटी रेट भी 11% से ज्यादा हो गया है। 4 जनवरी को देश के केवल 78 जिलों में 5% या इससे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट था। एक हफ्ते के अंदर 300 से ज्यादा जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा हो गया है। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और गुजरात में कोरोना तेजी से फैल रहा है। लेकिन एक राहत की बात भी है, वो ये कि मुंबई और दिल्ली से कुछ अच्छे संकेत मिलने लगे हैं। मुंबई में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट घटना शुरू हो गया है, जबकि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट का ग्राफ अब बढ़ नहीं रहा। एक अच्छी बात यह भी है कि मरीजों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन का रेट कम है। मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में 85% कोविड पेशेंट घरेलू इलाज से ठीक हो रहे हैं। दिल्ली में सरकार ने करीब 14,000 बेड्स का इंतजाम किया है, इसमें से 2,000 से भी कम बेड्स ऑक्यूपाइड है, यानी 85% के आसपास कोविड केयर बेड्स खाली है। इसलिए फिलहाल हालात काबू में है, लेकिन लापरवाही नहीं करनी है, सावधान रहना है, क्योंकि अगर मरीजों की संख्या बढ़ी तो हेल्थ सिस्टम पर और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, ये कोलैप्स भी कर सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।